कौन जीतेगा झुंझुनू लोकसभा सीट से? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर जीतेगी कांग्रेस? आखिर क्या मोदी लहर का प्रभाव झुंझुनू लोकसभा पर भी पड़ेगा? क्या जाट वर्सेस राजपूत का जो खेल चूरू लोकसभा में हुआ है उसका असर झुंझुनू लोकसभा सीट पर भी पड़ रहा है? क्या झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में गैर जाट मतदाताओं का हो रहा है ध्रुवीकरण? किस तरह से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से या कहिए झुंझुनू जिले से ब्राह्मण लीडरशिप धीरे धीरे हाशिए पर पहुंच गई? किस तरीके से सैनी समाज करेगा इस बार वोट? ये सभी बातें देखेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम करेंगे पड़ताल झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की। आखिर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र क्यों है इस समय देश भर में चर्चित? यदि इसकी आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ सीधा मुकाबला है। और मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहुल कसवा का टिकट चूरू से भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और राहुल कसवा ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके और चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, लेकिन उसका असर आखिर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र पर क्यों पड़ रहा है, इसकी भी हम करेंगे पड़ताल। सबसे पहले हम समझें झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में आखिर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में से झुंझुनू जिले में तो केवल 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। वे हैं सूरजगढ़, पिलानी, झुंझुनू शहर, मंडावा, उदयपुरवाटी, नवलगढ़ और खेतड़ी। इनके साथ में सीकर जिले का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र भी जुड़ जाता है और ये 8 विधानसभा क्षेत्र मिलकर बनाते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को। अब झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के यदि हम इतिहास की थोड़ी बात करें, हम बात करेंगे इस वीडियो में आंकड़ों की भी। आखिर किस तरीके से विधानसभा चुनाव में यहाँ लगातार कांग्रेस बाजी मारती रही है, लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से जब हम देख रहे हैं तो लोकसभा में ट्रेंड बदल रहा है। कितना बदल रहा है इसकी बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करने के पहले हम एक बार देखें झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का जो इतिहास है। 1952 में यहाँ से पहला जो आम चुनाव था, उस आम चुनाव में यहाँ से सांसद बने थे राधेश्याम मोरारका। कांग्रेस पार्टी से वे सांसद बने 1952 में, फिर अगला चुनाव हुआ 1957 में और 1962 में। 3 बार यहाँ से सांसद रहे। 1967 में यहाँ से स्वतंत्र पार्टी से R.K. बिड़ला यहाँ से सांसद बने और 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शिवनाथ सिंह गिल यहाँ से सांसद बने। उसके बाद में थोड़ी राजनीति यहाँ बदली और सैनी समाज की तरफ से भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अनेक उम्मीदवार उतारे। ये अलग बात है कि वो विजयी नहीं हो पाए, लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ से जनप्रतिनिधियों की। लगातार 5 बार यहाँ से सांसद रहे शीशराम ओला। 1996 में वो संसद में पहुँचते हैं पहली बार, 1998 में, 1999, 2004 और 2009। इस तरह से 5 लोकसभा चुनाव में शीशराम ओला लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ से सांसद बने। 1989 को भी मैं यहाँ याद करना चाहूँगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1989 में जनता दल की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार थे और उस समय उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। उस समय वे भी सांसद बने थे। तो इस बात को समझा जा सकता है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने या कहिए महाजन वर्ग ने भी यहाँ से प्रतिनिधित्व किया हुआ है, लोकसभा में संसद में पहुँचे हैं झुंझुनू की आवाज़ बनकर। राधेश्याम मोरारका, R.K. बिड़ला, इनका नाम हमने देखा है। लेकिन इसके बाद आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि लगातार एक ही समाज का प्रतिनिधित्व रहा। शीशराम ओला ने सबसे लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक अलग तरह की राजनीति के लिए ओला जाने जाते हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के यदि जातीय समीकरणों की हम बात करें तो जाट बहुल क्षेत्र बताया जाता है। वैसे पूरा शेखावाटी का क्षेत्र ही जाट बहुल माना जाता है और सामान्यतया
दोनों ही पार्टियां यहां से जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारती हैं। अधिकांश समय इसी प्रकार से देखने को मिला है। चूरू जिला है, सीकर है और झुंझुनू है। तो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 20 लाख मतदाता लगभग बताए जा रहे हैं। इनमें सर्वाधिक मतदाता जो है वो जाट समाज के बताए जा रहे हैं। लगभग 4 लाख मतदाता जाट समाज के हैं। दूसरे नंबर पर आता है अनुसूचित जाति वर्ग, 2,80,000 मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। और तीसरे स्थान पर चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन जो हमने शोध किया, हमने कई लोगों से चर्चा की, अनेक सोर्सेज से जो हमने ये आंकड़ा निकाला, तीसरे स्थान पर मुस्लिम समाज यहाँ बताया जा रहा है। लगभग 2 लाख मतदाता यहाँ पर मुस्लिम समाज के हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सैनी समाज, उनके लगभग 1,90,000 मतदाता बताए जा रहे हैं। और फिर है राजपूत समाज के 1,85,000 मतदाता बताए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि सैनी समाज, माली और राजपूत समाज और मुस्लिम समाज लगभग बराबर से हैं। इसके बाद में आता है ब्राह्मण समाज, 1.5 लाख मतदाता बताए जा रहे हैं। फिर आता है गुर्जर समाज, 1,10,000 मतदाता गुर्जर समाज के बताए जा रहे हैं। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक गुर्जर मतदाता हैं। फिर यादव मतदाता बताए जा रहे हैं 80,000, कुमावत 80,000 और महाजन अर्थात वैश्य समाज ये भी 60,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जाट समाज का अच्छा खासा प्रभाव इस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और इसीलिए अधिकांशतः यहाँ से जाट उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अब वर्तमान जो स्थिति इस समय चल रही है, कांग्रेस पार्टी से शीशराम ओला के पुत्र विजेंद्र ओला यहाँ से अभी उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है शुभकरण चौधरी को। जी हाँ, वही शुभकरण चौधरी जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में उदयपुर वाटी से चुनाव हार चुके हैं। इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर एक हारे हुए नेता पर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दांव खेला है। लेकिन उसके पहले एक बार जो झुंझुनू लोकसभा की गणित है उसको समझना जरूरी है। बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने आने वाले हैं। रोचक तथ्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यदि 2018 का विधानसभा चुनाव देखेंगे और 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे, बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और वही बात आपको जो है आने वाले चुनाव में भी हो सकता है देखने को मिले। तो सबसे पहले 2018 के चुनाव की हम बात करें, उस समय 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे 4,99,888। वहीं कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे 5,85,343। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से 85,455 वोट अधिक प्राप्त किए। लेकिन 5 महीने बाद ही जब 2019 में लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं 7,22,994 वोट और कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है 4,31,973 वोटों पर। यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है 2,91,000 वोटों से और 2,91,000 वोटों से यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जबकि 4-5 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी लगभग 85,455 वोटों से। अब बात करें 2023 के चुनाव की, तो 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं 5,83,043 वोट। वहीं कांग्रेस पार्टी को वोट मिले 6,43,495 वोट। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने यहां इस बार भी पूरे लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 60,452 वोट अधिक प्राप्त किए हैं। अब इसकी तुलना यदि आप 2018 के चुनाव से करते हैं तो अंतर आता है, कांग्रेस पार्टी यहां 25,000 वोट के पीछे आई है। लेकिन जैसे ट्रेंड बदल गया था लोकसभा में, तो क्या इस बार भी ट्रेंड बदल सकता है, ये देखने को मिलेगा थोड़े दिन बाद। एक महत्वपूर्ण बात और है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र को लेके, भारतीय जनता पार्टी यहां अनेक प्रयोग करती रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पिछले कुछ वर्षों में या कहिए कि लगभग 1 दशक में कुछ मजबूत हुई है। उसके पहले झुंझुनू जिले में और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में शीशराम ओला की
तूती बोलती थी, एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान थी। लगातार 5 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस किले में पहली बार सेंध लगाई 2014 में, जब मोदी लहर थी। उस समय संतोष अहलावत ने, इस विषय पर भी आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपके सामने विषय ये भी रखना चाहता हूँ कि उस दौर में जबकि जाट समाज अधिकांशतः कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करता था, उस समय यहाँ से सैनी समाज को 3 बार मौके दिए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 3 बार मौका मिला, 3 बार टिकट मिला। एक बार मदन लाल सैनी चुनाव लड़े, एक बार मातूराम सैनी यहाँ से चुनाव लड़े, एक बार बनवारी लाल सैनी यहाँ से चुनाव लड़े। 3 बार 3 अलग अलग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज से उतारे हैं। अब ये बात अलग है कि पार्टी ने रिपीट नहीं किया यहाँ किसी को, और ये अभी तक देखने को मिल रहा है। लगातार सैनी समाज को 3 बार अवसर मिला, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अब बात करेंगे हम शीशराम ओला का जो कार्यकाल था, वो किस तरह से धीरे धीरे कम हुआ, और उसकी शुरुआत हो गई थी 2009 में। जी हाँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू के जिलाध्यक्ष थे दशरथ सिंह शेखावत। और जब आप झुंझुनू जिले में जाकर चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, तो आज भी दशरथ सिंह शेखावत के कार्यकाल को बहुत से कार्यकर्ता याद करते हैं और कहते हैं कि गांव-गांव तक भाजपा को पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो दशरथ सिंह शेखावत ने किया। उन दशरथ सिंह शेखावत को 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मुकाबला था शीशराम ओला के साथ, और उस समय शीशराम ओला केवल 65,000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए। कड़ी टक्कर हुई, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत से लोग, बहुत से सामाजिक संगठनों के लोग भी उस चुनाव में दशरथ सिंह शेखावत के पक्ष में प्रचार करने के लिए झुंझुनू जिले में पहुंच गए थे। 2009 में शीशराम ओला जीत गए, लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी की ओर से उनकी पुत्रवधू राजबाला ओला वो थी सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दांव खेला संतोष अहलावत पर। वहां स्थितियां थोड़ी बदल गई थी। 2013 का जो विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में संतोष अहलावत सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार को लगभग 50,000 वोटों से पटकनी दे चुकी थी। एक बड़ी कद्दावर नेता के रूप में वो जिले में उभर रही थी, और राजबाला ओला को उन्होंने मात दी 2014 के लोकसभा चुनाव में। कहिए एक बहुत लंबे अंतराल के बाद में भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव जीत पाई मोदी लहर में, और बड़े अंतर से ये चुनाव 2,33,835 वोटों से संतोष अहलावत ये चुनाव जीत गई। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल दिया। संतोष अहलावत को बेस्ट सांसद, बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी अवार्ड मिला था, लेकिन प्रदेश की राजनीति की उठापटक को वो ये संभाल नहीं पाई, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने संतोष अहलावत का टिकट काटा और टिकट दिया मंडावा से विधानसभा चुनाव जीत कर आए हुए नरेंद्र कुमार को। वो चुनाव भी 2019 का भी मोदी लहर का चुनाव था, और श्रवण कुमार सामने थे नरेंद्र कुमार के। कांग्रेस पार्टी से श्रवण कुमार, भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र कुमार, और ये चुनाव भी 2,91,021 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र कुमार जीत गए। लेकिन अब इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल दिया है, और फिर से दाव खेला है उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी पर। बात करेंगे वर्तमान परिस्थितियों की। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में अभी भी 6 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। एक सीट है खेतड़ी की, गुजर बहुल सीट है, धर्मपाल गुजर वहां से चुनाव जीत पाए हैं। धर्मपाल गुजर जीते हैं 9,114 वोटों से। और दूसरी तरफ नवलगढ़ की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तिलिस्म बनी हुई थी लंबे समय से, डॉक्टर राजकुमार शर्मा वहां से विधायक बन रहे थे। 3 चुनाव में लगातार जीते हैं, कांग्रेस पार्टी से जीते, बसपा से जीते, निर्दलीय जीते। कुल मिला के राजकुमार शर्मा का नवलगढ़ में जो तिलिस्म था वो इस बार टूटा, और वहां से विक्रम सिंह जाखड़ चुनाव जीते हैं 23,180 वोटों से। बाकी जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, फतेहपुर को जोड़कर 6 विधानसभा क्षेत्रों में वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। लेकिन पूरे झुंझुनू जिले में जिस तरीके से मेरा भी घूमना फिरना हुआ, एक बात वहां चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने जाट नेताओं को
विधानसभा का टिकट दिया था। सारे जाट नेता चुनाव हार गए। सूरजगढ़ में संतोष अहलावत को श्रवण कुमार ने हरा दिया। पिलानी की सीट सुरक्षित सीट थी, वहाँ राजेश दहिया चुनाव हार गए। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपके मंडावा में नरेंद्र कुमार चुनाव हार गए। उदयपुर वाटी में खुद शुभकरण चौधरी चुनाव हार चुके थे, लेकिन उदयपुर वाटी का जो चुनाव था उसमें बहुत थोड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे। अब बीजेपी के सामने ये समस्या बनी हुई थी कि आखिर यहाँ टिकट किसको दिया जाए। कुछ चर्चा यहाँ नए व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की भी चल रही थी। कुछ चर्चा यहाँ ये भी चल रही थी कि क्या किसी गैर जाट व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीदवार बना सकती है। चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या किसी महिला को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन गैर जाट व्यक्ति को यहाँ लोकसभा का टिकट देने की जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लग गया था। राहुल कसवा का जो एपिसोड हुआ, राहुल कसवा की मैं चर्चा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चूरू लोकसभा क्षेत्र लगता हुआ क्षेत्र है और राजेंद्र राठौड़ की अच्छी खासी धकल वो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में, झुंझुनू जिले में भी है। राजेंद्र राठौड़ झुंझुनू जिले की भारतीय जनता पार्टी को भी प्रभावित करते हैं। तो झुंझुनू में भी राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ का जो मैटर चला उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने ये विचार किया होगा कि यदि यहाँ अब टिकट काट कर यदि किसी दूसरी जाति को, राजपूत समाज को या सैनी समाज को दी जाती है तो स्थितियां उलट सकती हैं और बड़ा भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में ये बात जरूर पहुंची होगी कि टिकट नए व्यक्ति को दिया जाना चाहिए या फिर किसी पुराने नेता पर दाव खेला जाएगा। पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन संतोष अहलावत, नरेंद्र कुमार दोनों विधायक रह चुके, दोनों सांसद रह चुके। शुभकरण चौधरी को टिकट देने के पीछे जो कारण लगते हैं, एक कारण ये भी हो सकता है कि उदयपुर वाटी से विधायक रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, नवलगढ़ विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और सूरजगढ़ विधानसभा से जो विधानसभा में प्रत्याशी रही और पहले सांसद रही संतोष अहलावत के साथ में शुभकरण चौधरी की पारिवारिक रिश्तेदारी है। इस माध्यम से समझा जा सकता है कि सीधे सीधे 3 विधानसभा क्षेत्रों में तो शुभकरण चौधरी का अच्छा खासा प्रभाव है ही, लेकिन साथ ही साथ खेतड़ी में भी अब धर्मपाल गुर्जर के जैसे विधायक बनने के बाद में एक प्रकार से गढ़ कहा जा रहा है खेतड़ी को। और वैसे भी खेतड़ी से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी लीड मिलती रही है। अब चर्चा ये भी यहाँ इस समय हो रही है कि जो स्थिति विधानसभा चुनाव में बनी और एक माहौल बना कि गैर जाट नेता को क्या भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं बना सकती, उसके साथ साथ चर्चा ये भी है कि आखिर क्यों पार्टी हर बार टिकट बदल रही है। 2009 में दशरथ सिंह शेखावत आते हैं, 2014 में संतोष अहलावत आती हैं, 2019 में नरेंद्र कुमार आते हैं और 2024 में टिकट मिल जाता है हारे हुए विधायक शुभकरण चौधरी को। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में और खासतौर पर झुंझुनू जिले में एक चर्चा अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं में ये भी है कि पार्टी ने अधिकांश चीज़ें जो है या पावर जो है वो जाट समाज को दे रखा है। अधिकांश टिकट जाट समाज को दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि संगठन की जो राजनीति है उसमें भी सैनी समाज और जाट समाज का दबदबा देखा जाता है। ऐसे में जो पार्टी से जुड़े हुए राजपूत समाज के नेता हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के जो नेता हैं, वे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस कर रहे हैं। और जब मेरी पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, उसमें भी ये बात निकल कर आई कि एक दौर वो भी था जब कांग्रेस पार्टी के सामने मुकाबला करने के लिए सैनी समाज के लोगों को टिकट लगातार दिए गए। मदन लाल सैनी, मातूराम सैनी, बनवारी लाल सैनी। उस दौर में ये कहा जाता है कि जाट समाज से टिकट लेने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हुआ करते थे। तो सैनी समाज के अनेक पदाधिकारियों से जब चर्चा हुई तो बात ये निकल कर आई कि आज पार्टी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, उस समय उनको दरकिनार किया जा रहा है। वहीं ब्राह्मण समाज की तरफ से भी ये बात निकल कर आती है कि एक दौर था जब संगठन में अच्छी खासी धकल रहा करती थी ब्राह्मण समाज की। जगदीश खाजपुरिया जिलाध्यक्ष रहे, सुभाष शर्मा यहाँ से जिलाध्यक्ष रहे, राजेंद्र शर्मा झुंझुनू भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे। लेकिन अब पिछले 1-1.5 दशक में यदि देखा जाए, 1 दशक में खासतौर पर, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की लीडरशिप भी किनारे कर दी गई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। साथ ही साथ राजपूत समाज की यदि बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि दशरथ सिंह शेखावत के बाद में एक प्रकार का वैक्यूम
झुंझुनू जिले की राजनीति में राजपूत समाज के नाते आ गया। पिछले कुछ समय से वीरपाल सिंह शेखावत की सक्रियता जरूर जिले में देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में नवलगढ़ से वे टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। उसके पश्चात लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी और इस समय नवलगढ़ से एक विधायक राजपूत समाज से विक्रम सिंह जाखल हैं, लेकिन संगठन और वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर उनको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बात है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी में और खासतौर पर झुंझुनू जिले में सोशल इंजीनियरिंग ठीक से नहीं कर पा रही है। अब बात करें इस समय जो चुनाव होने वाला है उसमें शुभकरण चौधरी का मुकाबला वृजेंद्र ओला के साथ है। किस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से यदि बात करें तो लगभग मुकाबला बराबर का सा होने वाला है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष और रखना चाहूँगा कि सामान्यतः ऐसा कहा जाता था कि शीशराम ओला के पक्ष में अनेक जाति समाज तो मतदान करते ही थे, लेकिन कांग्रेस को भी इकट्ठा करके रखते थे। अभी कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में कुछ अलग अलग गुट बताए जा रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो गुटबाजी दूर हो गई और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही है। इन परिस्थितियों में सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संतोष अहलावत खुलकर शुभकरण चौधरी के साथ में प्रचार प्रसार कर रही हैं, पूरा प्रयास कर रही हैं मोदी के नाम पर लीड दिलाने की। वहीं दूसरी तरफ पिलानी की तरफ चलते हैं तो काका सुंदरलाल का वहाँ प्रभाव रहा है, सूरजगढ़ में भी रहा, पिलानी में भी रहा। वो किस तरीके से क्या अपने मतदाताओं को प्रभावित करते हैं, वहाँ से विधायक अवश्य ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राजेश दहिया और कैलाश मेघवाल जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दोनों मिलकर भाजपा को मजबूती दिला सकते हैं। खेतड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्लस में रहेगी, बढ़त लेगी अच्छी खासी। नवलगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है और साथ ही साथ फतेहपुर में मुस्लिम वोटर अधिक हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा अच्छा कर सकती है। मंडावा में एक अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। कुल मिला के उदयपुर वाटी में, नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा प्लस में रहेगी। अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ लग रहा है, लेकिन मुकाबला कड़ा है, मुकाबला रोचक है और साथ ही साथ चूरू लोकसभा क्षेत्र का यहाँ कितना प्रभाव पड़ता है वो भी देखने को मिलेगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? जिस तरीके से झुंझुनू जिले की राजनीति में अलग अलग जातियों की बात होती है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जरूर ये कह सकते हैं कि एक अलग तरह की राजनीति लेकर वो आगे बढ़े थे। इस बार एक बार ब्रेक लगा है, लेकिन सैनी समाज के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में भी एक प्रकार का रोष ये देखा गया है। राजपूत समाज को भी ये कहा जा रहा है कि ठीक है एक टिकट इस बार जरूर मिला, लेकिन सैनी समाज के लोगों में इस बात की चुभन गहराई तक है कि लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक में भी सैनी समाज को टिकट नहीं मिला। बहुत लंबे समय के बाद में ऐसा हुआ है। तो इन सारी इस राजनीतिक विश्लेषण पर, झुंझुनू लोकसभा सीट के इस चुनाव पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या है प्रतिक्रिया? बेबाक तरीके से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और द विवेक व्यूज पर अभी चुनाव तक लगातार ये श्रृंखला चलती रहेगी। हर एक लोकसभा क्षेत्र का हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और फिर मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।